हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण दुबे प्रगति इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। देखो 243C दिखाई दे रहा है सबको? मैं महाराज कहता हूं तो आप लोग समझ जाते हो किसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, पंचायतों की संरचना। देखिए, मैं तीनों पंचायत का कॉलम बनाता हूं, फिर हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक, पहला लिखते हैं ग्राम पंचायत। एक साथ तीनों को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक, दूसरा लिख देते हैं जनपद। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। कोई भी लड़का या लड़की ऐसा तो नहीं जो आज क्लास में फर्स्ट डे बैठा है और पिछली चीजें हिस्ट्री को उसको नहीं पता, कोई वैसा नहीं है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, ये ज्यादा बेहतर है। जिला पंचायत। देखिए, ये तीन स्तर की पंचायत है, ग्राम, जनपद और जिला। ध्यान समझते चलिएगा। ठीक है, अब देखो, ग्राम पंचायत एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों जो मीटिंग में शामिल होते हैं, अच्छा फिर से बोल दूं, ज्यादातर कंफ्यूजन ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में आपके बीच होगा। कुल कितने अध्याय हैं? इस पे 14 अध्याय। मैं आज अध्याय 6 तक आपका नोट्स बना डाला। सभा और ग्राम पंचायत कहा तो जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी हम ग्राम सभा कहें तो सारे मतदाता जिनका 18 वर्ष से आयु अधिक है वो ग्राम सभा के मेंबर हैं, और ऐसे सदस्य जिनको गांव के मतदाताओं ने वोट देकर चुना है वो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं। ग्राम पंचायत के मामले में वार्डों से चुने जाते हैं कौन? पंच। पंच के अलावा एक और है जिसको पूरे गांव के मतदाता चुनते हैं, उसका नाम है क्या? सरपंच। पंच लोग अपने बीच से एक पंच को चुनते हैं, क्या? उप सरपंच। तो ये जो दो पद हैं वो डायरेक्ट इलेक्टेड हैं। ये दोनों कैसे हैं? डायरेक्ट हैं। और ये जो कैसा है? इनडायरेक्ट है, क्योंकि पंचों को जनता ने चुना और पंचों ने फिर किसको चुना? उप सरपंच को चुना। तो इस तरह से आपका ये इनडायरेक्ट है, लेकिन तीनों के तीनों निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। और इनके अलावा एक शासकीय आपका सेवक होता है जिसका नाम है क्या? पंचायत सचिव। और इन चारों को मिला करके हम ग्राम पंचायत की संरचना कहते हैं। बस एकदम सरल है ये, आप मत परेशान होइए। तो जब भी ग्राम पंचायत की बैठक होगी तो सिर्फ 4 लोग ही वहां पर शामिल होंगे। ये ग्राम पंचायत की बैठक की बात हो रही है। लेकिन जब ग्राम सभा की बैठक होगी तो ये चारों के साथ साथ आपके गांव के जितने मतदाता जिनका 18 वर्ष से उम्र अधिक है, मतदाता सूची में नाम है, वो सब आ सकते हैं। क्लियर हो गया? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत समझ में आया? तो ग्राम पंचायत की संरचना में सिर्फ 4 लोग शामिल होंगे। कौन कौन? पंच, सरपंच, उप सरपंच और सचिव। ये 4 लोग, बहुत सरल है। लेकिन जब जनपद पंचायत की बात आएगी तो पहले बात तो तुम इसको समझ लो, किसी भी गांव में, मैं कुछ कुछ बातों को क्लियर करते चलता हूं, यहीं पर बहुत सारी बातें हैं। किसी भी गांव में, मैंने पहले ही कहा था, जब तक 1000 की जनसंख्या नहीं होगी उसे ग्राम पंचायत का दर्जा नहीं मिलेगा। और सामान्यतः 1000 की यदि जनसंख्या होती है तो उस गांव में 10 वार्ड होते हैं। कितने वार्ड होते हैं? 10 वार्ड। तो यदि आप एक वार्ड को देखो तो पर वार्ड जनसंख्या कितना हो गया? 100। पर वार्ड जनसंख्या कितना हो गया? 100। इसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे 100 जनसंख्या बढ़ती जाएगी, मतलब 1000 है तो 10 वार्ड, तो 1100 होगा, कितना होगा? 11 वार्ड। 1200 होगा तो 12 वार्ड। ऐसे 100 बढ़ने पर एक एक वार्ड बढ़ते जाएगा, जो अधिकतम बढ़कर कितना हो सकता है? 20। तो यदि कोई बोले कि ग्राम पंचायत में न्यूनतम वार्ड कितने होंगे तो 10, अधिकतम कितने होंगे? 20। यदि किसी गांव में 20 वार्ड हैं तो इसका मतलब है कि वहां की जनसंख्या कितनी होगी? 2000। लेकिन अगर जनसंख्या 2200, 2500, 2600, 4000, 5000 भी हो जाए तो भी वहां की वार्ड की संख्या कितनी होगी? 20। यहां तक समझ में आ गया? तो मिनिमम और मैक्सिमम फिक्स कर दिया गया है, लिमिट। अगर किसी गांव की जनसंख्या 900 है तो भी वहां वार्ड की संख्या कितनी होगी? 10। जबकि 900 के हिसाब से कितना वार्ड होना था? 9, क्योंकि पर 100 के पीछे कितना वार्ड बनाया जाता है? 1 वार्ड। पर ये फिक्स कर दिया गया है, न्यूनतम वार्ड कितने होंगे? 10। अगर 1000 से कम है तो भी। क्लियर हो गया? पर 1000 से जैसे ही बढ़ेगा तो हर 100 के पीछे एक एक वार्ड क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा, जो कहां तक बढ़ेगा? 2000 तक। कहां तक बढ़ेगा? 2000 तक। और 2000 के बाद यदि जनसंख्या होगा
तो भी वार्ड कितनी रहेगी, 20 की 20 रहेगी। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई। अब प्रत्येक वार्ड में वार्ड के मतदाता अपने लिए एक पंच को निर्वाचित करेंगे और पूरे गांव के मतदाता अपने लिए किसको निर्वाचित करेंगे, सरपंच को। यहां तक समझ आ गया। पंच और सरपंच के बाद जो पहला बैठक होगा, उस बैठक में पंच लोग अपने बीच से एक पंच को, जैसे किसी गांव में मान लो 20 पंच हैं, तो 20 पंच आपस में मिलकर एक पंच को क्या चुन लेंगे, उप सरपंच चुन लेंगे। इसलिए उप सरपंच को हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष। उप सरपंच के चुनाव में पंच ही भाग लेते हैं, सरपंच को मत देने का अधिकार नहीं है। पर कभी 20 पंच हैं और 10-10 का वोट आ गया या 9-9 का वोट पा गया, तो उस कंडीशन में कास्टिंग वोट, जिसको अपन निर्णायक मत कहते हैं, वो सरपंच दे सकता है। अब ये 3 लोग हो गए जनता द्वारा निर्वाचित, पंच, सरपंच और उप सरपंच, और एक सरकार द्वारा नियुक्त होता है जिसका नाम है क्या, सचिव। ये चारों लोग मिलकर पंचायत की बैठक का आयोजन करते हैं। इसलिए पंचायत की संरचना में सिर्फ 4 लोग शामिल होते हैं। कौन कौन, पंच, सरपंच, उप सरपंच, सचिव। ठीक। पर ग्राम सभा का बैठक होगा तो इन चारों के साथ में गांव के समस्त मतदाता भी शामिल होने का अधिकार रखते हैं। हो मत हो बात की बात, पर अधिकार वो रखते हैं। कोई डाउट है, पक्का? ठीक। अब आते हैं जनपद पंचायत में। अच्छा, जब मैं पूछूंगा कोई डाउट है तभी पूछना, बीच में कोई टोक के हाथ वाथ खड़ा मत करना, ठीक है, रिदम टूटता है। आगे मेरी बात सुनिएगा। जैसे हम ग्राम पंचायत में वार्ड बांटते हैं, वैसे ही जनपद और जिला में हम निर्वाचन क्षेत्र बांटते हैं। क्या बांटते हैं, निर्वाचन क्षेत्र। याद रखिएगा। ग्राम के मामले बस में वार्ड कहेंगे, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका के मामले में भी वार्ड कहेंगे, लेकिन जनपद और जिला के मामले में हम उसे वार्ड नहीं, निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। और उसको नंबरिंग करते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 1, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 2, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 3, इस तरह से उसको क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। ठीक। तो जैसे हमने कहा था कि अगर 1000 की जनसंख्या है तो कितने वार्ड होंगे, 10। तो एवरेज कितना निकला था, 100 वार्ड पर 1। वैसे ही हम जनपद में कहते हैं कि यदि 50,000 की जनसंख्या है, जनरली 50,000 की जनसंख्या होगी तभी हम उसे जनपद पंचायत बनाएंगे। जनपद पंचायत को तुम सीधा समझो कि जिसको तुम इंग्लिश में ब्लॉक कहते हो, वही तुम्हारा क्या है, जनपद पंचायत। हिंदी में विकास खंड कहते हैं, कई बार उसे मंडल भी कह देते हैं। ठीक है। इंग्लिश में सबके लिए एक ही वर्ड है, क्या, ब्लॉक। अच्छा, ब्लॉक, तहसील, सब डिवीजन, तीनों में अंतर है। बहुत सारे बच्चे अंतर नहीं समझ पाते कि ब्लॉक क्या है, तहसील क्या है और आपका क्या है, सब डिवीजन क्या है। तीनों अलग है। जिला के नीचे होता है सब डिवीजन। जिला के नीचे क्या होता है, सब डिवीजन। सब डिवीजन में कई विकास खंडों को मिला के बनाया जाता है, जिसको हिंदी में अनुविभाग कहते हैं। सब डिवीजन के अंडर में होता है आपका ब्लॉक या विकास खंड। ब्लॉक या विकास खंड। जनरली जो ब्लॉक होता है वही तहसील होता है। जनरली जो ब्लॉक होता है वही तहसील होता है। लेकिन यदि ब्लॉक की संख्या ज्यादा हो तो उस ब्लॉक में 2 या 3 तहसील भी हो सकते हैं। जस्ट लाइक अ बिल्हा, जस्ट लाइक अ बिल्हा। बिल्हा एक विकास खंड है, एक ब्लॉक है, बट इसमें तहसील 2 हैं, बिल्हा और बिलासपुर। लेकिन यहीं पर आप तखतपुर जाओ तो तखतपुर एक ही ब्लॉक है और वही तहसील है। तहसील भी तखतपुर, ब्लॉक भी तखतपुर। मस्तूरी जाओ, तहसील भी मस्तूरी, ब्लॉक भी मस्तूरी। कोटा जाओ, तहसील भी कोटा, ब्लॉक भी कोटा। लेकिन जब तुम बिल्हा आओगे तो 2 तहसील, बिलासपुर और बिल्हा, पर ब्लॉक कितना, 1। तो ब्लॉक के अंडर में हम तहसील लेते हैं, पर दोनों का काम अलग अलग है, एंगल दोनों का अलग है। तहसील रेवेन्यू का काम करता है, ब्लॉक डेवलपमेंट का काम करता है। ब्लॉक का काम क्या है, डेवलपमेंट। इसलिए हम उसको पंचायती राज के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है। आपने किसी एक समिति के सिफारिश में पढ़ा था कि विकास कार्यों को अलग किया जाए राजस्व कार्यों से। इसीलिए आपने DRDO का भी नाम सुना होगा, रूरल डेवलपमेंट। वो वाला DRDO मत चल देना, मिसाइल बनाने वाला। ठीक है। क्लियर है। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अलग चीज होता है, DRDO समझ में आ रहा। वो DRDO अलग है, डिफेंस वाला। वो वाले मत चल देना ना कि मिसाइल ब्रह्म फलना ढेकना में। तो खैर अपन यहाँ आते हैं। तो जनपद और जिला दोनों के लिए क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र। तो अब 50,000 की जनसंख्या पर 10 निर्वाचन क्षेत्र, तो इसका एवरेज 5,000 की जनसंख्या पर कितना हो गया, 1। क्लियर, दिमाग काम कर रहे हैं। यदि 50,000 पर 10 तो 1 कितना हो गया, 5,000 पर। अब न्यूनतम जैसे ये 10 होता है वैसे ये भी न्यूनतम 10 ही होगा, लेकिन अधिकतम ये हो सकता है 25। अधिकतम हो सकता है 25। तो 25 गुणित आप 5 कर दो, 5 25 कितना हो गया, 25 पंचे
125 मतलब 1,25,000 के जाते तक आपका 55,000 के हिसाब से एक एक सीट बढ़ेगा। लेकिन 1,30,000 हो जाए किसी ब्लॉक का जनसंख्या तो भी कितना सीट रहेगा? 25। 1,50,000 हो जाए तो भी कितना रहेगा? 1,40,000 हो जाए तो कितना रहेगा? 2 लाख हो जाए कितना रहेगा? तो क्लियर है, फिक्स कर दिया गया, न्यूनतम 10 अधिकतम 25। 5,000 के पीछे 1 तो 50,000 पर 10। लेकिन किसी ब्लॉक की जनसंख्या 47,000 है तो 10 ही रहेगा। किसी ब्लॉक की जनसंख्या 47,000 है, कोई हो सकता है अनुसूचित जनजाति वाला ब्लॉक होगा, जैसे पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक हो गया। अब वहां जनसंख्या की डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। हो सकता है वहां 50,000 पूरी नहीं रहे लेकिन उसको ब्लॉक बना दिए हैं, तो ये थोड़ी बोलेंगे कि 47,000 है तो नोट हो रहेगा 9,545। ऐसा नहीं होगा, वहां ब्लॉक में निर्वाचन क्षेत्र कितने रहेंगे? 10 ही रहेंगे। लेकिन अब एक बात को ध्यान समझना, निर्वाचन क्षेत्र जब हम बनाते हैं जनपद का तो उसमें एक से अधिक गांव आ सकते हैं, क्योंकि जनरली एक गांव की जनसंख्या 1,000 1,500 होती है। पर मान लो 5,000 पर एक जनपद पंचायत बनता है, 5,000 पर एक जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र बनता है, तो मान लो ए बी और सी को मिलाकर के 5,000 हुआ तो तीनों गांव को मिलाकर एक जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र कहलाएगा। दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पक्का। उसी तरह से यहां पर 5 लाख पर, कितने पर बोल रहा हूं मैं? 5 लाख पर 10 निर्वाचन क्षेत्र, तो ये कितने पर एक हो गया? 50,000 पर एक हो गया। जैसे यहां पर 1,000 पर 10 था तो 100 पे एक हो गया, 50,000 पर 10 है तो 5,000 पे एक हो गया, और 5 लाख पर 10 है तो 50,000 पर एक हो गया। तो यदि किसी जिले की जनसंख्या 5 लाख या उससे कम है तो वहां न्यूनतम निर्वाचन क्षेत्र कितने होंगे? 10। अब 50,000 के हिसाब से तुम गुणा कर लो, और अधिकतम हो सकता है कितना? 35। तो 35 गुणित 50,000 कर लो, जितनी भी वैल्यू आएगी। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो उतनी जनसंख्या पर 35 सीट होगा, मतलब 10 के बाद 5 लाख जनसंख्या के बाद एक सीट बढ़ाने के लिए 50,000 चाहिए, मतलब 5,50,000 पर 11, 6 लाख पर 12, 6,50,000 पर 13, 7 लाख पर 14, ऐसी बढ़ते 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 कितना सीट जाएगा? 35। अब 35 गुणित तुम 50,000 कर लो, कितना हो रहा है? 17,50,000। गलत मत जोड़ना ना, ठीक है, 17,50,000। अब किसी जिले की जनसंख्या 18 लाख है तो सीट कितना रहेगा? किसी जिले की जनसंख्या 20 लाख है, कितना रहेगा? यहां तक बात समझ में आया? अब ये कहानी क्यों सुनाया? क्योंकि जो निर्वाचन क्षेत्र से जो चुना जाने वाला व्यक्ति होगा, जो चुना जाएगा, उसे कहते हैं जनपद पंचायत का सदस्य, और इसे कहेंगे जिला पंचायत का सदस्य। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये जनपद पंचायत का सदस्य और वो जिला पंचायत का सदस्य। अब जनपद पंचायत के सदस्य प्रत्यक्ष चुना जाएगा, मतलब जो जो मतदाता होंगे वो सीधे वोट देंगे और इनको चुनेंगे। जैसे आप वोट देने जाएंगे ना पंचायत में, अगर आप ग्राम पंचायत के निवासी हैं तो आपको एक साथ 4 वोट देना होता है। पहला पंच, दूसरा सरपंच, तीसरा जनपद सदस्य और चौथा जिला पंचायत सदस्य। इसीलिए ये चुनाव वोटिंग मशीन में नहीं हो सकता है, हाँ बैलेट पेपर में होता है। कैसे आप 4 वोट डलवाओगे भाई एक साथ? आपको वोट तो अब ईवीएम उतना साल लाया नहीं जा सकता, तो वही निर्वाचन में काम नहीं किया हो, तुमको समझ में नहीं आएगा। क्यों यार, हम करके भुगत चुके हैं, हमको समझ में आ चुका है, आंख कान नाक सब बराबर हो चुका है। इसलिए तुमको जो बोलना है बोल लो। इसलिए मैंने कहा था कुछ बातें मैं स्पीकर को ऑफ करके प्रैक्टिकल बताऊंगा, तब बात करेंगे, ठीक है। तो यहां तक समझ लो ध्यान से, ठीक है भाई। तो सदस्य प्रत्यक्ष चुने जाएंगे। अब जिस दिन इनका पहला बैठक होगा, ठीक है, सब में अभी बहुत सारी बातें आगे बढ़ेंगे। जिस दिन पहला बैठक होगा उस दिन सदस्य लोग ही अपने में से एक सदस्य को क्या चुनेंगे? अध्यक्ष, और एक को क्या चुनेंगे? उपाध्यक्ष। तो मेन जो कार्य करने वाले लोग होंगे वो क्या होंगे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। जनरली यदि अध्यक्ष अवेलेबल है तो उपाध्यक्ष एक सामान्य सदस्य होता है, पर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष का काम क्या हो जाता है? सदस्य के समान काम करने को हो जाता है। उसी तरह से यहां पर भी लोग क्या चुनेंगे? अध्यक्ष और एक क्या चुनेंगे? उपाध्यक्ष। तो 3 लोग तो क्लियर हो गए जो जनपद और जिला पंचायत की संरचना में क्या होंगे? शामिल होंगे। अब आगे देखो, जैसे यहाँ शासकीय कर्मचारी कौन है? सचिव। शासकीय कर्मचारी कौन है? सचिव। वैसे यहां पर जो शासकीय कर्मचारी होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। समझ में आ गया? हिंदी में कहते हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, और यहां पर भी जो होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या? सीईओ। इसे क्या कहते हैं? सीईओ। बस ये है कि ये जो सीईओ होता है
वो हमारा सीजीपीएससी से सेलेक्ट हुआ कोई व्यक्ति होता है, या तो सीधा वो मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर ही सेलेक्ट हुआ होता है, या डिप्टी कलेक्टर के रैंक के किसी अधिकारी को हम सीओ का चार्ज पे दे करके उसे पोस्टेड करते हैं। अधिकांश जो डीसी हैं वो पहले सीओ का चार्ज पे काम करते हैं, फिर धीरे धीरे उनका प्रमोशन होता है, फिर उनको एसडीएम तक पहुंचाया जाता है। कई बार उनको तहसीलदार का भी चार्ज देते हैं, रहता हो डिप्टी कलेक्टर है, फिर सीओ का चार्ज देते हैं, रहता हो डिप्टी कलेक्टर है, फिर फाइनल उसको पोस्टिंग मिलती है किसकी, एसडीएम। डिप्टी कलेक्टर का एक्चुअल वैल्यू तभी है जब वो क्या है, एसडीएम है। यदि वो एसडीएम नहीं है तो डिप्टी कलेक्टर फिर एक सामान्य क्लर्क की तरह काम कर रहा होता है कलेक्ट्रेट के भीतर। समझ में आ रहा है? उसका रियल रुतबा तब आता है जब वो क्या बनता है, सब डिवीजन ऑफिसर। उसी तरह से कलेक्टर का भी वैल्यू तभी है जब, आईएएस का वैल्यू तभी है जब उसको किसी जिले का क्या बनाया जाता है, कलेक्टर। उसके पहले वो भी नॉर्मल किसी मंत्रालय में कहीं पर घिस रहा होता है। समझ में आया? तो मूल पद आईएएस होता है, मूल पद डिप्टी कलेक्टर होता है, कलेक्टर उसकी नियुक्ति है, एसडीएम उसकी नियुक्ति है, तब उसकी वैल्यू है, तब उसको पद का पावर मिलता है। ठीक है, तो अब समझना, तो पीएससी के थ्रू सिलेक्टेड होते हैं। और ये जो सीओ होते हैं ये जनरली कौन होते हैं, आईएएस होते हैं। और जब ट्रेनी आईएएस आते हैं या सीनियर आईएएस हो जाते हैं तो उनको फिर हम लोग क्या बनाते हैं, जिला पंचायत का सीओ बनाते हैं। ठीक है, अब यहां से खेल शुरू होता है, अब ध्यान से समझना। जनपद पंचायत की संरचना में ग्राम पंचायत के सरपंचों को भी शामिल होने का अधिकार है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, ग्राम पंचायत के सरपंच को भी शामिल होने का अधिकार है। पर तुम सोचो कि एक ब्लॉक में बहुत सारे सरपंच होते हैं, मिनिमम 100-200 तो गांव होते ही होते हैं, तो 100-200 सरपंच होवे करेंगे। तो हर सरपंच को हर बैठक में तो बुलाया नहीं जा सकता। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जनपद पंचायत का टोटल जो टर्म है, कार्यकाल है, वो 5 इयर्स का है। तो हम क्या करते हैं, जितने भी सरपंच होते हैं, अपन समझाने के लिए 100 मान लेते हैं कि मान लो किसी ब्लॉक में 100 गांव हैं, तो सरपंच कितने होंगे, 100। ठीक है, तो सरपंच कितने भैया, 100। ईयर कितना है, 5। ये माना हुआ है ना, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ गया, 20। यदि हम 20 सरपंच को मान लो डिसाइड कर दिए, अपन काउंटिंग कर दिए 1 से लेकर 100, तो 1 से लेकर के 20 सरपंच को हम पहले साल के लिए जनपद पंचायत के बैठक में शामिल होने दे दिए। उसके बाद फिर हम 21 से लेकर 40 तक के सरपंच को हम दूसरे साल के लिए दे दिए। फिर इसी तरह से 41 से 60 को तीसरे साल, 61 से 80 को चौथे साल, और 81 से 100 तक को 5वें साल। तो हर सरपंच जनपद पंचायत की संरचना में शामिल हो गया, पर सिर्फ कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। पर 1 साल के लिए कितने सरपंच शामिल हुए, परसेंटेज में कहूंगा तो 20%, और अगर उसको बटे में कहूंगा तो 1/5। इसी 1/5 को हिंदी में हम 1/5 ना कह के 1 पंचमांश कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 पंचमांश। तो हम यहां पर लिखेंगे बगला, पहला क्या हो गया, सदस्य, दूसरा क्या हो गया, अध्यक्ष, तीसरा क्या हो गया, उपाध्यक्ष, और चौथा कहेंगे 1 पंचमांश, मतलब 1/5। क्या कहेंगे, 1/5 हो गया सरपंच। 1/5 सरपंच कितने साल के लिए, 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, और 1 वर्ष के बाद उसको दोबारा फिर 4 साल तक मौका नहीं मिलता। समझ में आया? मतलब जो पहला साल आएगा वो आखिरी के 4 साल नहीं रहेगा, जो दूसरा साल आएगा वो पहले के 1 साल और बाद के 3 साल नहीं रहेगा, जो तीसरा साल आएगा वो शुरू के 2 और आखिरी के 2 नहीं रहेगा, जो चौथे आएगा वो शुरू के 3 आखिरी के 1 नहीं रहेगा, और जो 5वें आएगा वो शुरू के 4 नहीं रहेगा। कहानी सबको समझ में आया? तो कुल मिलाकर कितने साल के लिए रहेगा, 1 साल के लिए। एडीओ बनना चाहते हो लक्ष्मी, ध्यान से पढ़े रहना, ये बहुत घुमा घुमा के पूछेगा। जिसको भी एडीओ बनने का शौक है, दिमाग गोल गोल घूमेगा। ठीक है, बढ़े आगे, फिर आगे देखिएगा। और ये अगर इसको समझे हुए हो तो इसको कोई रटने का आवश्यकता नहीं। जब सबसे अच्छी बात है कॉन्स्टिट्यूशन और पंचायती राज की, समझ गए तो रटना नहीं है। यह इतिहास नहीं है जहां रटते रहो, अकबर कब आया, कब मरा, कब मारा, कब काटा, ये मैथ्स की भांति है। फिर देखिए 5वां, अब ये फिर एक जटिल पॉइंट है। ये सबको समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से, मैं समझाता हूं। इसमें से कितने ऐसे लोग हो जो लोग लोकल बिल्हा, बिलासपुर या बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के हो? बिल्हा, बेलतरा, बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के हो? पक्का? ठीक, देखो ध्यान से। जनपद पंचायत की संरचना में सदस्य शामिल होता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीओ और 1 पंचमांश सरपंच।
कई बार इसको घुमाने के लिए परसेंटेज में लिखेगा तो भूलना मत, 1/5 ना लिखे कितना लिख देगा, 20% सरपंच एक वर्ष के लिए। हो गया। अब मेरी बात को सुनना, अब इसमें विधायक भी इसकी संरचना में शामिल होता है। कौन शामिल होता है? विधायक। लेकिन इसको विधायक नहीं लिख करके लिखेगा विधानसभा का निर्वाचित सदस्य लिखेगा। क्या लिखेगा? विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। इंग्लिश में बोलेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलेंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, ये क्या कहता है? ऐसा विधायक जिसका निर्वाचन क्षेत्र किसी ब्लॉक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात अंशतः या पूर्णतः स्पर्श करता हो, उसकी संरचना में शामिल होगा। मतलब कंप्लीटली एंड पार्शियली। अब मैं रिपीट करता हूं, पहले ध्यान से समझो। ब्लॉक अलग होते हैं। ये चलो ये ब्लॉक है मान लेते हैं, मैं कुछ ब्लॉकों को लिखता हूं। ठीक, इस ब्लॉक को मैं नाम देता हूं बिल्हा। क्या नाम दिया? बिल्हा। और इस ब्लॉक को नाम देता हूं मैं पथरिया। क्या नाम दिया? पथरिया। और यहीं से एक कनेक्टेड ब्लॉक है जिसका नाम है तखतपुर। TKT लिख देता हूं, तखतपुर। समझ गए आप? ये 3 ब्लॉक का उदाहरण देकर समझाता हूं। ठीक, आपके भी ब्लॉक का अगर नाम आएगा बताना, मैं उसको एग्जांपल दे दूंगा। अब देखिए, मैं जो डायग्राम बनाऊंगा समझिएगा। ये जो येलो में डायग्राम बना है वो ब्लॉक का एरिया है। ये बिल्हा ब्लॉक का एरिया है, ये पथरिया ब्लॉक का एरिया है, और ये तखतपुर ब्लॉक का एरिया है। मैं इसको ना पहले एक बार फिर से अरेंज करता हूं, फिर समझाते हैं, क्योंकि बिल्हा थोड़ा बड़ा है तो हम इसको, अरे यार वो भी उड़ जाएगा, इसको थोड़ा ऐसा, बिल्हा को ऐसा बना दिए। ठीक है भाई, ये बिल्हा ब्लॉक का आपका बाउंड्री लाइन है। हो गया। अब देखिए, इन ब्लॉकों को हम विधानसभा क्षेत्र में बांटे होते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में ब्लॉकों की संख्या कितनी है? कितनी है? 146, 146। तो कितना बोला भाई? 146। और विधानसभा कितने हैं? 90। इसका मतलब क्या हो रहा है कि कुछ 2 या 3 ब्लॉक ऐसे भी हो सकते हैं जो एक ही विधानसभा में घुस गए होंगे। पक्का ना? इसका मतलब ये निकला जो ब्लॉक होता है वही विधानसभा नहीं होता। दिमाग में घुस रहा है बात? छत्तीसगढ़ में ब्लॉक कितने हैं? 146। पर आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया है वो कितनी है आपकी? 90। इसका मतलब हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया के अंदर में 2-3 ब्लॉक भी हो सकते हैं। मतलब विधायिका के क्षेत्र में 2-3 ब्लॉक भी हो सकते हैं। पर कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जो ब्लॉक भी हैं और वही उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया भी है, जैसे कि तखतपुर। इसलिए मैं तखतपुर को लिखा। तखतपुर जो ब्लॉक है उसी ब्लॉक को मैं आपके पर्पल कलर से घेरा हूं, समझिए कि वही आपका कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया भी है, विधानसभा क्षेत्र भी है। तो तखतपुर ब्लॉक का एरिया में तखतपुर कॉन्स्टिट्यूंसी भी शामिल है। जितना दूर तखतपुर ब्लॉक का आपका क्षेत्र है उतने दूर में तखतपुर कॉन्स्टिट्यूंसी भी आता है। तो तखतपुर आपका ब्लॉक भी है, समझ में आ रहा है, और तखतपुर विधानसभा क्षेत्र भी है। ठीक, जहां के विधायक धर्मजीत सिंह जी हैं। अब लेकिन आप यहां पर देखिएगा आपका बिल्हा ब्लॉक। तो जो बिल्हा ब्लॉक है इसमें 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है। आपका बिल्हा को हम 3 भागों में बांटते हैं, नॉर्थ बिल्हा, साउथ बिल्हा, मिडिल बिल्हा। बिल्हा इतना बड़ा ब्लॉक है, एशिया का सबसे बड़ा ब्लॉक है। इसको 3 भाग बांटते हैं, नॉर्थ, साउथ एंड मिडिल। और नॉर्थ और साउथ को दोनों को बांटने वाले में समझिएगा, आपका साउथ को अलग करता है आपका तिफरा का ओवरब्रिज, तिफरा का ओवरब्रिज, और हमारा इधर एरिया थोड़ा सा अरपा को मान लेते हैं ऐसा। ये देखिए, अब जो नॉर्थ बिल्हा है ये ब्लॉक तो बिल्हा है लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी में कहलाता है बेलतरा। क्या कहलाता है? बेलतरा, बेलतरा विधानसभा क्षेत्र। और जो बीच का जो बिल्हा है वो कॉन्स्टिट्यूंसी में कहलाता है बिलासपुर। क्या कहलाता है? बिलासपुर। और जो आपका नीचे का जो बिल्हा है वो कॉन्स्टिट्यूंसी में बिल्हा ही कहलाता है। ठीक, लेकिन जो नीचे का बिल्हा है ये थोड़े से पथरिया को भी अपने एरिया में लेके बैठा है, कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया में। तो बिल्हा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें बिल्हा का दक्षिणी भाग प्लस पथरिया ब्लॉक का भी थोड़ा सा भाग आता है। और पथरिया का जो बाकी ब्लॉक है, पथरिया का जो बचा हुआ ब्लॉक है ये मुंगेली कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाता है। अब ये जो बाकी जो आपको दिखाई दे रहा है वो मुंगेली ब्लॉक है, समझो। ये तो पथरिया हो गया और इधर जो एरिया है, ठीक है, वो क्या हो गया मान के चलिए,
ये आपका मुंगेली हो गया। और मुंगेली और पथरिया का कौन आधा, मुंगेली का पूरा और पथरिया का आधा, दोनों मिलकर बनाए मुंगेली विधानसभा। क्या बनाए? मुंगेली विधानसभा। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? पक्का? अब मेरी बात को समझिए। जो बिल्हा ब्लॉक होगा, बिल्हा ब्लॉक, तो बिल्हा ब्लॉक में कितने आपके विधायक हो गए? 3। कौन कौन सा? एक आपका सुशांत शुक्ला जी, एक हो गए अमर अग्रवाल जी, और एक हो गए कौन आपके? धर्मलाल कौशिक जी। इन तीनों के तीनों बिल्हा जनपद पंचायत की संरचना में शामिल होंगे, क्योंकि इनका विधानसभा का क्षेत्र क्या करता है? उस ब्लॉक के सीमा को स्पर्श करता है, लेकिन पूर्णतः स्पर्श करता है। परंतु अमर अग्रवाल जी इसकी संरचना में शामिल होने के अधिकार नहीं रखते, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया में एक भी ग्राम पंचायत नहीं आता। वो पूरी तरह से अर्बन क्षेत्र के विधायक हैं। अगर उनके पूरे बिलासपुर विधानसभा में एक कोंटानी में भी एक ठो ग्राम पंचायत आ जाता, तो वो बिल्हा जनपद पंचायत के संरचना में शामिल होते। इसी को मैं कहता कि अगर किसी विधानसभा क्षेत्र का अंशतः किसी ब्लॉक को स्पर्श करता हो तो वह उसकी संरचना में शामिल होगा, पर ये कंप्लीटली नहीं करता। पूरा का पूरा उनका एरिया नगरी है, इसलिए उनको बिल्हा जनपद पंचायत की संरचना में शामिल होने का अधिकार नहीं है। लेकिन आप बेलतरा वाले का देखो, बेलतरा वाले का आधा नगर निगम है, आधा ग्राम पंचायत है। सरकंडा भी हमारे जो है बेलतरा विधानसभा में आता है, पर ये नगर निगम है। अब बहतराई चले जाओ, नगर निगम है। मंगला चले जाओ, नगर निगम है। लेकिन जैसे ही बहतराई को पार करो, बिजौर आता है, जहां ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल है, वो आपका ग्राम पंचायत है। और विधानसभा क्या है? बेलतरा। तो बेलतरा का विधायक बिजौर ग्राम सभा या बाकी ऐसे ग्राम पंचायतों के नाम से बिल्हा जनपद की संरचना में क्या होगा? शामिल होगा, सदस्य होगा। और ये तो पूरा 100% ग्रामीण है। कौन सा? बिल्हा वाला। अब लेकिन बेलतरा का विधायक केवल बिल्हा के संरचना में शामिल होगा, पर बिल्हा का विधायक बिल्हा जनपद के संरचना में भी शामिल होगा और पथरिया जनपद के भी संरचना में शामिल होगा, क्योंकि उसका अंशतः विधानसभा क्षेत्र बिल्हा जनपद को टच करता है और अंशतः विधानसभा क्षेत्र पथरिया को टच करता है। उसी तरह से मुंगेली का जो विधायक होगा वह मुंगेली जनपद के संरचना में भी शामिल होगा और पथरिया जनपद के संरचना में भी शामिल होगा। लेकिन तखतपुर का जो आपका विधायक होगा वो सिर्फ तखतपुर की संरचना में ही शामिल होगा, बाकी किसी की संरचना में शामिल नहीं होगा। तो यदि किसी विधायक का विधानसभा क्षेत्र जितने जनपद पंचायत को टच करेगा, चाहे अंशतः या पूर्णतः, अंशतः मतलब पार्शली और पूर्णतः मतलब कंप्लीटली, उन सभी ब्लॉक के संरचना में वह सदस्य शामिल होगा। क्लियर हुआ? किसी को डाउट तो नहीं है? विधानसभा क्षेत्र का सदस्य जितने जनपद पंचायत को अंशतः या पूर्णतः उसका क्षेत्र शामिल टच करेगा, उतने सब की संरचना में वो शामिल होगा। मतलब उन जनपद पंचायत के बैठकों में इनको भाग लेने का अधिकार होगा। ठीक है? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? पर बेसिकली ये जाते हैं नहीं, इसीलिए तुमने अपने ब्लॉक के किसी न किसी एक नेता को ऐसा गाड़ी के सामने नेम प्लेट लगा के घूमते देखा होगा, विधायक प्रतिनिधि। इसके इतना ठल्हा आदमी है, जाएगा जनपद पंचायत की बैठक में भाग लेने, तो उसकी ओर से एक प्रतिनिधि जाता है, वो विधायक प्रतिनिधि है, वो सांसद प्रतिनिधि है। समझ में आ गया बात? आपने देखा होगा लाल कलर का बड़ा सा लगा के घूमते रहता है, लोकल आदमी रहता होगा आपके बीच का, सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, इन्हीं लोग हैं। तो अभी इनके दो प्रतिनिधि होंगे, एक तो यहां, एक तो यहां। इनके दो प्रतिनिधि होंगे, एक तो यहां, इनको यहां, इनके किट होंगे यहां। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? पक्का? खत्म जनपद पंचायत की संरचना। अब देखिए, जैसे सरपंच जनपद की संरचना में शामिल हुए, वैसे जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत की संरचना में क्या होंगे? शामिल होंगे। अब आप बिलासपुर को समझ लो, जैसे बिलासपुर हमारा जिला है, 4 जनपद हैं, बिल्हा, तखतपुर, मस्तूरी, कोटा। भाई बिलासपुर में 4 ही जनपद पंचायत है, विधानसभा 6 है, क्योंकि बिल्हा 1 के बजाय 3 बन जाता है। तो एक ठो तखतपुर, एक ठो कोटा, एक ठो मस्तूरी और बिल्हा अपने आप में 3 ठो है। तो बिलासपुर जिला में ब्लॉक 3 है,
सॉरी 4 हैं, पर विधानसभा क्षेत्र 6 हैं। बिलासपुर जिला में 6 विधायक हैं, तो वही जनपद पंचायत 4 ठो है, चारों जनपद पंचायत के अध्यक्ष बिलासपुर जिला पंचायत की संरचना में क्या होंगे, शामिल होंगे। तो जिस जिले में जितने ब्लॉक होंगे उतने वहां पर क्या होंगे, ब्लॉक के प्रेसिडेंट होंगे, वो ब्लॉक के प्रेसिडेंट उसकी संरचना में क्या होंगे, शामिल होंगे। तो जिला पंचायत की जब बैठक होगा तो जनपद पंचायत के अध्यक्ष भी शामिल हो सकते हैं। तो जनपद पंचायत के अध्यक्ष, और यहां पर कोई एक पंच वाला कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि यहां पर उनकी संख्या 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। लोरमी के मामले में देखो कितने लोग होंगे, एक तो मुंगेली का, एक तो पथरिया का, एक तो खुद लोरमी का, 3 ठो जनपद तो 3 ठो अध्यक्ष। तो 3 ठो अध्यक्ष के लिए क्या एक पंचमांश सचमांश कहेगा, वो कुछ होना ही जाना नहीं है। नारायणपुर जैसे मामले में तो 1-2 ही ठो विधान विकास खंड है, तो 2 ठो बेचारा आएगा जनपद का अध्यक्ष, उसके लिए क्या एक पंचमांश। तो सरपंच के मामले में 1/5, पर जिला पंचायत के मामले में जनपद पंचायत का सभी अध्यक्ष क्या होंगे, शामिल होंगे। समझ में आ रहा है बात? तो आप लोग को लगता जरूर है, पर यहाँ का जो अधिकारी होता है वो कांटों के ताज पे बैठता है। किसे बैठता है? कांटों के ताज। ऊपर से फिर यहाँ पे व्यापारी भी तो होंगे। जनपद पंचायत की क्या हो गए आपके अध्यक्ष। अब आगे देखिएगा, यहां तक क्लियर हो गया। अगला आएगा आपका विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के सदस्य, अब मुझे बताओ बिलासपुर जिले में कितने विधायक? कैसे हो यार, अभी बताया हूं 6। बिलासपुर जिले में कितने विधायक? 6। एक तखतपुर का, एक कोटा का, एक मस्तूरी का, एक बिल्हा, एक बेलतरा, एक बिलासपुर। अब मुझे बताओ विधानसभा के 6 सदस्य हैं, कितने लोग इसमें शामिल होंगे? दिमाग लगाओ। 6 विधायक है बिलासपुर जिले में, पर बिलासपुर जिला पंचायत के बैठक में कितने विधायक शामिल होंगे? 5 ना? क्यों? एक जन के विधानसभा क्षेत्र में एक भी ग्राम पंचायत नहीं है, पूरी तरह से उनका विधानसभा क्षेत्र कैसा है, नगरीय है, इसलिए उनकी संरचना में शामिल नहीं होंगे। तो सिर्फ कितने लोग शामिल होंगे? 5, जबकि विधायक कितने हैं? 6। दिमाग काम कर रहा है? तो ऐसा विधायक जिसका विधानसभा क्षेत्र पूर्णतः नगरीय हो, अर्बन हो, वह किसी की संरचना में शामिल नहीं होगा, न जनपद न ही जिला। पक्का? अगला अब देखो, अब आते हैं सांसद। क्या आते हैं? सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब सांसद भी 2 तरह के होते हैं। सांसद भी कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक क्या होता है? लोकसभा का। एक क्या होता है भाई? लोकसभा का। और एक क्या होता है? राज्यसभा का। लोकसभा का और राज्यसभा का। सांसद भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लोकसभा और एक क्या होता है? राज्यसभा। तो जो लोकसभा जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन क्षेत्र होता है, जैसे कि विधानसभा का है, पर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता। देखो यहां से फिर एक फैक्ट याद रख लो जो कॉन्स्टिट्यूशन में काम आएगा। लोकसभा के सांसदों का निर्वाचन क्षेत्र होता है, जैसे यहां फिक्स एक एरिया है वैसे ही, पर राज्यसभा के सांसदों का कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता, सिर्फ उनकी सीटें होती हैं बस। तो आप नहीं वैसा नहीं, कहीं से वाला बात तो अलग है। जैसे तुमको कोई बोले कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा कितनी सीटें हैं? 11, तो तुम बता सकते हो भाई सरगुजा, जगदलपुर, बिलासपुर, रायपुर, महासमुंद, जांजगीर। पर छत्तीसगढ़ में तो राज्यसभा की 5 सीटें हैं। ले बता कौन कौन सी 5? जैसे गिन रहे थे सरगुजा, जगदलपुर, रायपुर, बिलासपुर, ऐसा गिनो नहीं, क्योंकि उसका कोई एरिया ही नहीं है। बस 5 मेंबर छत्तीसगढ़ से जाएंगे, बस यही डिसाइडेड है, पर एरिया डिसाइडेड उसके लिए नहीं है। तो अब लोकसभा का जो सांसद होगा उसके लिए भी सेम नियम कि उसका निर्वाचन क्षेत्र अंशतः या पूर्णतः उस जिले को टच करता हो। जैसे यहां पर क्या बोले थे कि विधानसभा क्षेत्र अंशतः या पूर्णतः जनपद को टच करता हो, वैसे हम लोग कह रहे हैं कि भाई यहां पर अंशतः या पूर्णतः किसको टच करता हो? जिला को। छत्तीसगढ़ में जिले कितने और लोकसभा क्षेत्र कितने? इसका मतलब क्या हुआ कि एक लोकसभा क्षेत्र में कई जिले समाहित हो जाती होंगी। तो एक लोकसभा क्षेत्र जितने जिलों को टच करता होगा अंशतः या पूर्णतः, वो उस जिले की संरचना में शामिल होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, बिलासपुर लोकसभा को देख लो। हमारा लोकसभा क्या है? बिलासपुर। तो बिलासपुर लोकसभा के भीतर में आपका सबसे पहले घुस गया बिलासपुर, घुसा, फिर घुस गया आपका जीपीएम, और फिर घुस गया आपका मुंगेली। तो बिलासपुर, मुंगेली और जीपीएम,
मतलब हमारा जो सांसद तोखन साहू जी हैं वो तीनों की संरचना में शामिल होने का अधिकार रखते हैं। बिलासपुर जिला पंचायत, मुंगेली जिला पंचायत और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला पंचायत। लेकिन कोरबा लोकसभा का थोड़ा सा क्षेत्र हमारे गौरेला पेंड्रा मरवाही के एरिया को भी टच करता है। तो कोरबा की जो सांसद होंगी है, अभी है कि होंगी, है ना, ज्योत्सना महंती है ना, कौन है, ज्योत्सना महंती। तो कोरबा की जो सांसद होंगी वो दोनों जगह की संरचना में शामिल होंगी, कोरबा के जिला पंचायत के संरचना में भी और गौरेला पेंड्रा मरवाही के जिला पंचायत के संरचना में, क्योंकि उनका पूर्णतः क्षेत्र आता है कोरबा और अंशतः क्षेत्र आता है जीपीएम। अंशतः क्षेत्र क्या आता है, जीपीएम। तो समझ में आ गया। तो एक सांसद का निर्वाचन क्षेत्र जितने जिले को अंशतः या पूर्णतः टच करेगा उन सब में वो क्या होगा, शामिल होंगे। पक्का? अरे पक्का भाई, समझ में आ गया। अब आ जाता है कौन, राज्यसभा का सांसद। तो राज्यसभा का जो सांसद होगा उसका कोई निर्वाचन क्षेत्र तो होता नहीं, तो राज्यसभा के सांसद का नाम जिस जिले के मतदाता सूची में वोटर लिस्ट में होगा उस जिले की संरचना में शामिल होगा। समझे कि नहीं समझे? अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा से है तो उसका कोई इलेक्शन एरिया तो होता नहीं है कि कोई जिला को छुएगा तो जाएगा वाला, तो उसका कोई इलेक्शन एरिया नहीं है, तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे? तो जिस जिले के वोटर लिस्ट में उसका नाम होगा उसी जिले के बस जिला पंचायत की संरचना में वो शामिल होने का अधिकार रखेगा, बाकी में नहीं। भाई किसी ना किसी जिले के वोटर लिस्ट में तो उसका नाम होगा, चाहे यहां का हो चाहे बाहर का हो। तो राज्यसभा का सांसद का वोटर लिस्ट में नाम जिस जिले में होगा उसी जिले के संरचना में या कंपोजिशन में वो शामिल हो सकेगा। कोई डाउट है यहां तक? पक्का नहीं है किसी को? तो ये पूरा का पूरा जनपद पंचायत की संरचना खत्म। ठीक है भाई, एकदम क्लियर हो गया सबको? अब आगे कोई डाउट है पूछो, नहीं तो मैं अगला 243D में जाऊंगा। किसका? इसका कैसा रोल, मतलब? हाँ तो काम वही करेगा, काम वही करेगा। पर एक बात समझ लो, फिर तुम्हें एडवांस का डाउट है, अध्यक्ष यदि अनुपस्थित है तो जब कोई डाउट पूछता है ध्यान सुना करो। अध्यक्ष की दो बातें हैं, एक हो सकता है अनुपस्थित होना, एक होता है रिक्त होना, अब्सेंट एंड वेकेंट। अध्यक्ष यदि अनुपस्थित है, बीमार है, नहीं आ पाया, घर में शादी ब्याह है, नहीं आ पाया, किसी काम से बाहर गया है, नहीं आ पाया, तो उपाध्यक्ष उसका काम करेगा। लेकिन अगर उसका पोस्ट विकेंट हो गया, लाइक रिजाइन दे दिया, उसे हटा दिया गया, समझ में आ रहा है बात ना? इस तरह से किसी चीज में हुआ, निलंबन हो सकता है, बर्खास्त हो सकता है, त्याग पत्र दे सकता है, कई ऑप्शंस हैं रिक्ति के, तो मर सकता है। किसी भी कंडीशन से यदि पोस्ट विकेंट हुआ तो उस कंडीशन में स्थानापन्न अध्यक्ष का कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? स्थानापन्न अध्यक्ष। अब उसको एक्टिंग प्रेसिडेंट कह सकते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष कह सकते हैं, स्थानापन्न अध्यक्ष कह सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो वो काम करेगा। ओके, तो नॉर्मल टाइम में उपाध्यक्ष अध्यक्ष काम करता है यदि अध्यक्ष पद पे है पर उस दिन नहीं प्रेजेंट है तो। अब पद खाली हो गया तो फिर उसके पास शक्ति नहीं है। और कोई डाउट है भी? वहां के बैठक में भाग लेने की शक्ति, ठीक है, पर विधायक और सांसद जाते नहीं, मैं पहले ही बता दिया। उनके कौन जाते हैं? प्रतिनिधि। क्लियर हुआ? मैं 243D शुरू करूं, आसान है, छोटा है, खत्म हो जाएगा। हाँ बोलो। बाबू लोग काम नहीं, शामिल नहीं होते संरचना में, ठीक है, सिर्फ हेल्पिंग हैंड्स है। हाँ मतदाता, हाँ हाँ, वो सरकारी कर्मचारी है, उसको राज्य सरकार नियुक्त करती है। हाँ इसमें बस इतने कॉन्सेप्ट है। तो तुम्हारे मन में और क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है? ठीक है, ओके। और किसी को डाउट तो नहीं कुछ? देखिए 243D खत्म करता हूं, बटन मार, फिर जाना है, कुछ दिक्कत नहीं, थोड़ा सा डांट खा लेना आज पति से। देखो 243D, हम रोज अपनी पत्नी से डांट खा सकते हैं, तो तुम पति से क्यों डांट नहीं खा सकती हो? चलो बढ़े आगे, ठीक है भाई। हाँ सामाजिक संरचना के हिसाब से तुम्हारा डांट खाना जायज है, ठीक है, बढ़े आगे।
ध्यान से देखो 243D पंचायतों में आरक्षण। अब मैं पंचायतों में आरक्षण कह रहा हूं मतलब तीनों लेयर के लिए एक साथ ना, पंचायतों में आरक्षण, पंचायतों में आरक्षण। पति खैर तुमको नहीं डांटता होगा, तुम्हारे सास ससुर डांटते होंगे है ना? नहीं डांट, तुम्हारी मम्मी खैर मेरे को बोल रही थी उस दिन, 2 दिन नहीं आए हैं बाबू, जा ही बस, ऐसे अगर बोलते। इनकी मम्मी मिली थी, सास मतलब सास थी ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते, ध्यान से देखो। तुम भी कह रहे हो कहाँ कहाँ खोजी प्रवृत्ति का आदमी है, किसी के माँ से बात कर लेते हैं, किसी के सास से कह रहे होगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, आरक्षण की बात करते हैं तो ध्यान सुनना। आरक्षण का आधार क्या है बोलेगा तो जनसंख्या। ठीक है, तो पंचायतों में आरक्षण किस आधार पर दिया जाएगा? जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर आरक्षण सिर्फ 2 वर्गों को है, एससी और एसटी। फिर से रिपीट बोल रहा हूं, पंचायतों में आरक्षण सिर्फ किसको है? एससी और एसटी को। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। लेकिन अगर किसी गांव में एससी एसटी की जनसंख्या 50% है, एससी एसटी दोनों को मिलाकर जनसंख्या कितने परसेंट है? 50%। तो 50% की जो रिजर्वेशन है एससी एसटी को दिया जाएगा भाई, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि एससी एसटी रिजर्वेशन 50% ज्यादा होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये पॉपुलेशन एससी एसटी की 50% से कम है, 50% से कम है, फिर से बोल रहा हूं, यदि किसी ग्राम पंचायत में जनसंख्या एससी एसटी की 50% है, तो एससी और एसटी को कितना रिजर्वेशन होगा? 50%, और किसी को आरक्षण नहीं होगा, क्योंकि 50% के ऊपर हम बढ़ नहीं सकते, रिजर्वेशन का एक टारगेट है। लेकिन अगर ये जनसंख्या 50% से कम है, किसी भी कारण से क्या है? कम है, उस कंडीशन में एससी एसटी के अलावा एक और वर्ग को आरक्षण मिलेगा जिसका नाम है ओबीसी। पर ओबीसी को अधिकतम रिजर्वेशन मिल सकता है 25%। कितना परसेंट? 25%। अब मैं इसको एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लो किसी जगह पर एससी एसटी की जनसंख्या 40% है, तो उस कंडीशन में ओबीसी का रिजर्वेशन होगा 10%। कहीं पर 30% है तो कितना होगा? 20%। लेकिन कहीं पर एससी एसटी की जनसंख्या 20% है तो ओबीसी का रिजर्वेशन होगा 25%, न कि 30%। अरे दिमाग काम किया? तो एससी एसटी की जनसंख्या के अनुसार से उसको कितना परसेंट रिजर्वेशन है? 50%। लेकिन यदि जनसंख्या 50% से कम हो एससी एसटी की, तो किसको मिलेगा? ओबीसी को, जो अधिकतम 25% ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है? तो 40% है तो ओबीसी को, 30 है तो, लेकिन अगर एससी एसटी की संख्या 20% हो गई तो 25 पे फिक्स है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। दिमाग काम किया? ठीक, किसी को डाउट है? हाँ, तो किसको देगा भाई तू? उस सीट पर केवल एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होगा, बस, और क्या। दूसरा कोई कैंडिडेट जो सवर्ण है वो खड़ा नहीं हो सकता। यदि तुमने कहा कि वार्ड क्रमांक 14 एससी के लिए रिजर्व है, तो एससी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होगा, तो 4 लोग खड़े होंगे, चारों चारों क्या रहेंगे? एससी वर्ग के ही रहेंगे। उन चारों एससी वर्ग लोग चुनाव लड़ेंगे, कोई एक एससी वर्ग का व्यक्ति जीतेगा। अगर आपने कह दिया कोई फलना सीट एसटी वर्ग के लिए रिजर्व है, तो एसटी वर्ग का व्यक्ति क्या होगा? खड़ा होगा, चाहे वो एक व्यक्ति खड़ा हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, पर वो हर कैंडिडेट कौन होगा? एसटी ही होगा। जो जीतेगा वो निर्वाचित पंच या सरपंच कहलाएगा। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया? लेकिन आपका आर्टिकल नंबर 243D कहता है कि जितनी भी सीटें एससी एसटी ओबीसी को रिजर्व रखी जाएंगी, उसका 1/3 फीमेल के लिए क्या होगा? रिजर्व होगा। 1/3 किसके लिए रिजर्व होगा? फीमेल के लिए। कौन सा आर्टिकल कहता है? 243D। पर छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको बढ़ा दिया और 33% महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया। और अब छत्तीसगढ़ सहित भारत में कितने राज्य हैं? 21। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 2, जहां महिलाओं का आरक्षण पंचायती राज में कितना परसेंट है? 50%। मतलब 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसीलिए हमारे राज्य में एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है एसपी। जानते हैं एसपी कॉन्सेप्ट? हाँ बताओ प्रशांत, प्रशांत समझिए। सरपंच पति, एसपी कॉन्सेप्ट है। क्या नाम है? सरपंच पति। बहुत पहले मैं जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही था, तो यहां पे आया जिला पंचायत की बैठक में, तो पता नहीं उससे कौन सीओ थे,
आईएएस होते हैं, सीओ तो एक आदमी से इंट्रोड्यूस लिए, तो बताया मैं फलना फलना ग्राम पंचायत एसपी बोला। बोले सीओ आईएएस परेशान है, एसपी बोले सर सरपंच पति। हाँ बड़ा उड़ा कहता है यहां से, कहता भगाया उसको, उसको चमकाया अपने जो भी गार्ड थे उसको, बोले इसको भागा, उसको भयानक चमकाया उस दिन। एक्चुअल में महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन तो दिया गया है पर महिलाएं पार्टिसिपेट उस रूप में नहीं होती, अब बढ़ रहा है। मैं बता रहा हूँ ये 2010-11 की बात बता रहा हूँ मैं, अब तो 24 चल रहा है, महिलाएं फाइनली पार्टिसिपेट कर रही, वरना उनके बिहाइंड में काम कौन करते हैं, पुरुष ही करते हैं। लेकिन उसका उद्देश्य है नहीं भाई 50% रिजर्वेशन देना,